सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक पुनः मैं नए वीडियो के साथ जो पंचवर्षीय योजना के पार्ट 2 के अंतर्गत समाहित है लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग अनवरत योजना, योजना अवकाश और योजनाओं पर मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। एवं यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो जरूर डिसलाइक भी कर दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया था पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में, जिसमें मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में गलत चर्चा किया था। उसी को सबसे पहले मैं आज सुधार करने वाला हूं। उसके उपरांत हम विभिन्न योजनाओं को काफ़ी बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत ही खेद है कि मैंने एक काफ़ी महत्वपूर्ण छोटा सा बिंदु कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में गलत बताया था, या फिर कहें उसके बारे में थोड़ा सा मुझे कहने में कन्फ्यूज़न हो गया था। विशेष तौर पर योजना आयोग की स्थापना हमारा 1950 ईस्वी में हुआ है। इस बिंदु को आप लोग थोड़ा सुधार लें कि योजना आयोग की स्थापना जो है भारत सरकार ने 1950 ईस्वी में किए थे, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से मानी जाती है। इस बिंदु को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। साथ ही हमारे दोस्तों के कमेंट से मुझे इस पर ध्यान गया और मैं इस पर सही ढंग से आप लोगों को फाइनली जो हमारा सही आंसर है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए अब हम आज की मूलभूत बातों पर आगे बढ़ते हैं। सामान्य तौर पर जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं हमने चर्चा किया, प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके उपरांत जब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 3 वार्षिक योजनाएं। 3 वार्षिक योजनाएं जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं, जो विशेष तौर पर 1966 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक माना जाता है। योजना अवकाश किसे कहा जाता है यदि हम बात करें तो हम कहेंगे निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच में कमी के कारण, ध्यान दीजिए कि निर्यात वस्तुओं में मांग की लोच में कमी के कारण अवमूल्यन पर कुछ खास प्रभाव नहीं होता है, और इस प्रकार या फिर कहें इस दौरान कोई नियमित योजना भी नहीं लाया जाता है, जिसे हम कहते हैं योजना अवकाश। ठीक है, तो 3 वार्षिक योजनाओं को हम सामान्य तौर पर योजना अवकाश कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि तीसरी योजना की दयनीय स्थिति में विफलता के कारण सरकार ने योजना अवकाश की चर्चा की, जो 1966, 67, 68 और 68-69 के बीच मानी जाती है। अब यहाँ पर जो विफलता है इसका मूल कारण चाइना और इंडिया का युद्ध था, भारत पाक का युद्ध था, साथ ही साथ भारत में जो सूखा था उनका प्रभाव भी यहाँ पर मिलता है। इन 3 वार्षिक योजनाओं के बीच एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। पुनः इसमें ध्यान देना है कि नरीमन समिति क्या होता है, या फिर हम कहें नरीमन समिति की सिफारिश क्या थी। तो नरीमन समिति सामान्य तौर पर नरीमन महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई एक समिति थी, जो 1969 में लीड बैंक की स्थापना हुई, और यह योजना मूल रूप से नरीमन समिति की सिफारिश पर ही हुई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके जितने भी सहयोगी बैंक थे, जो जिलों के प्रमुख बैंक के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें ये कहा गया कि इस सिफारिश के अंतर्गत कहा गया कि जिलों को वो गोद में लें और गोद में लेकर विकास की योजना बनाएं, और यही विकास की योजना के एक योजना के रूप में लाने के लिए लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारा 1969 से 1974 के बीच हमारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना शुरुआत होती है। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हर एक पंचवर्षीय योजनाओं के बीच कुछ न कुछ विद्वानों का विशेष योगदान है।
तो यहाँ पर इस योजना में यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारा डीआर गाडगिल महोदय का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप था उनको तैयार किया था। और गाडगिल महोदय कौन थे? योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष थे, यानी कि 1969 से 74 के बीच वो वर्तमान उपाध्यक्ष थे। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति और संतुलित विकास मूल उद्देश्य मानी जाती है। साथ ही साथ जो हमारा ध्यान देने की बातें हैं कि इसमें इनके उद्देश्यों से प्रश्न पूछी जाती हैं, तो इनके उद्देश्यों को ध्यान दें। साथ ही इनके जो विद्वान हैं, जो अध्यक्षता जिन्होंने की है, उपाध्यक्ष जो थे और जिन्होंने प्रारूप तैयार किया, इन सभी बिंदुओं से प्रश्न पूछी जाती है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। इसी योजना में 1969 में ध्यान दीजिए, इसी योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है कि इसी योजना के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को उन्नत कृषि के रूप में राष्ट्रीयकृत किया गया। ध्यान दीजिए कि इसी योजना के अंतर्गत हरित क्रांति को उन्नत कृषि के तौर पर राष्ट्रीयकृत किया गया। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा कि लियोनतीफ के आगत निर्गत मॉडल को इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लियोनतीफ का आगत निर्गत मॉडल क्या है? तो मैं कहना चाहूँगा कि यह एक मात्रात्मक आर्थिक मॉडल है। जो आगत निर्गत मॉडल है यह एक मात्रात्मक आर्थिक मॉडल है जो एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। और इस मॉडल के विकास के लिए अर्थशास्त्र में लियोनतीफ महोदय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसीलिए लियोनतीफ का आर्थिक निर्गत मॉडल किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मूलभूत भूमिका में कार्य करती है। साथ ही दोस्तों इसी योजना के अंतर्गत बफर स्टॉक का निर्माण किया गया ताकि कृषि पदार्थों का निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके। और एक भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। आपको ध्यान देना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम से भी प्रश्न ज्योग्राफी में पूछा जा चुका है, विशेषकर रीजनल ज्योग्राफी में। तो आपको ध्यान देना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही सूखा प्रवण क्षेत्र के लिए कार्यक्रम चलाया गया जो 1973 से 74 के बीच में प्रारंभ किया गया, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। अब आते हैं हम अगले योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 के बीच था। और एक चीज यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था इसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट्स पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही यह योजना जो है पांचवी योजना डीपी धर के मॉडल पर आधारित थे। तो दोस्तों मैं बार बार यह आप लोगों को कह रहा हूं कि जितने भी मॉडल हैं उनको आप लोग जरूर हमारे वीडियो के सहारे देखकर इसे नोट डाउन कर लें और पूरे आप वीडियो को हमारे साथ देखते रहें ताकि आपको इसी प्रकार के विभिन्न बिंदुओं की चर्चा मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 में, ध्यान दीजिए 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और इस योजना के अंतर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आती हैं, इन्हें नोट डाउन करते जाएं या फिर आप स्नैप भी ले सकते हैं। इसमें यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सेवा, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कार्यक्रम पर विशेष जोर दिए गए और सरकार द्वारा इस योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्ति की घोषणा कर दी गई। ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को सरकार द्वारा 1 वर्ष पहले ही यानी कि 1978 में ही इसको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ इस दौरान क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई थी और उन्होंने कुछ जो हम कहेंगे कि और प्लानिंग के लिए इस योजना को रोक दिया था यहीं तक और वहां से उन्होंने जो है आगे अनवरत योजना के तौर पर काम किए, जिसके बारे में मैं आगे अब चर्चा करूंगा।
अनवरत योजना के अंतर्गत यदि हम देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना के बारे में बात किया था, जो 1 अप्रैल 1978 को प्रारंभ किया गया। यह योजना का प्रतिपादन गुन्नर मेडल के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिए, यह योजना का प्रतिपादन जो हमारा रोलिंग प्लान है, रोलिंग प्लान जो है गुन्नर मेडल के सिद्धांत पर, गुन्नर मेडल का जो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है संचयी कारणत्व सिद्धांत। ओके, संचयी कारणत्व सिद्धांत जो है गुन्नर मेडल का सिद्धांत है जो रोलिंग प्लान पर आधारित था। साथ ही इसे भारत में लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़ावाला महोदय को विशेष रूप से श्रेय दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। साथ ही 1979 में ग्रामीण यूथ स्वरोजगार, ध्यान दीजिए, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की भी शुरुआत की गई। साथ ही यही ट्राइसेम 1999 में हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में से शामिल कर दिया गया। तो ये अनवरत योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप देख लें और समझ लें कि गुन्नर मेडल के सिद्धांत पर आधारित है एवं डी.टी. लकड़वाला का भारत में विशेष योगदान है इसको लाने में। और साथ ही साथ ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की भी शुरुआत इसमें की गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 1985 के बीच काफी महत्वपूर्ण अवधि में शुरुआत की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना शुरुआत होने से पहले 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक भारत में योजना अवकाश माना जाता है और छठी योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया। और साथ ही साथ इस योजना का लक्ष्य गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र को विकास करना था। साथ ही हम कहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के कुशल उपयोग पर बल दिया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। साथ ही योजना आयोग के कार्यदलों द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया, क्योंकि इसमें मूल रूप से गरीबी निवारण पर जोर दिया गया। तो कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा लेते हैं वो गरीब हैं और शहरी क्षेत्रों में जो 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करते हैं उससे नीचे जो है वो गरीबी की रेखा के अंतर्गत समाहित है। साथ ही साथ 1980 में इसी योजना के अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया एवं 12 जुलाई 1982 को जो हमारा है नाबार्ड की स्थापना की गई। साथ ही 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। 7वीं पंचवर्षीय योजना हमारा 1985 से 90 तक मानी जाती है, जिसमें 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि पर विशेष जोर देना था। साथ ही साथ आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय पर बल देना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या किया गया? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किया गया, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में भी विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में इसी योजना के अंतर्गत किया गया। साथ ही 1986 में नई दिल्ली में कपाट की स्थापना की गई। ध्यान दीजिए, कपाट की स्थापना की गई एवं प्रोफेसर राजकृष्णा ने 7वीं योजनाओं को हिंदू वृद्धि दर के रूप में, ध्यान दीजिए, वर्णित किया है। हिंदू वृद्धि दर के रूप में इसको वर्णित किया है कौन? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। तो ये सभी पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम जब आठवीं योजना की बात करते हैं तो 7वीं योजना की हम बात करते हैं तो 7वीं योजना के अंतर्गत हमारे पास पुनः एनुअल प्लान्स आ जाते हैं। 1990 से 92 यानी कि 2 साल का एनुअल प्लान्स। ध्यान दीजिए, एक तरफ आपकी योजना अवकाश, दूसरी तरफ आपकी अनवरत योजना और तीसरा जो है वार्षिक योजना। हम कहेंगे कि बार बार ये जो योजना में ब्रेक आ रही हैं तो इसका मूल कारण है कुछ न कुछ राजनीतिक अस्थिरता, और उसी राजनीतिक अस्थिरता के कारण क्या है कि हमारा
90 से 92 के बीच 2 वार्षिक योजनाएं जो हैं चलाई गई और इसी दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार की भी घोषणा की गई। ये भी प्रश्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नई आर्थिक सुधार की घोषणा कब की गई, तो 1991 ईस्वी में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर और एक आती है कि सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1990 में सिडबी SIDBI की स्थापना की है। ठीक है, SIDBI की स्थापना की है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं हमारे एग्जाम्स के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर ले। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक मानी जाती है और इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दिया गया। यह योजना हम कहेंगे कि उदारीकरण के बाद लागू की गई योजना थी, क्योंकि जो वार्षिक योजनाओं में 1991 में पहली जो आर्थिक उदारीकरण की बात की गई थी। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है जॉन डब्ल्यू मूलर्स मॉडल, ध्यान दीजिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। साथ ही इस योजना में जो लक्षित बात थी 5.6%, उसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि जो है काफ़ी बढ़कर हुई, जो 6.8% दर्ज की गई। प्रारंभिक शिक्षा में सर्वव्यापक बनाना और 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करना था। साथ ही विकास प्रक्रिया को स्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे जैसे कि ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि को काफ़ी मजबूत करना था। तो ये सभी बिंदु जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः 8वीं के बाद 9वीं से शुरू करके अंतिम नीति आयोग तक मैं बात करूँगा। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। धन्यवाद।